नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। आज लोकसभा के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों पर आज मतदान शुरू हुआ है, वो विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावी महाकुंभ का एक शंखनाद करने जा रही हैं। पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों समेत 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 संसदीय सीटों पर आज मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुका ने बताया है कि मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। शाम 6 बजे तक मतदान केंद्रों के परिसर में जितने भी वोटर लाइन में होंगे उन सभी को मतदान करने का मौका मिलेगा। पहले चरण में सबसे अधिक वोटर मुरादाबाद व सबसे कम नगीना उत्तर प्रदेश की लोकसभा क्षेत्रों में हैं। ये दोनों सुरक्षित सीटें हैं। 8 सीटों पर 80 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 7 महिलाएं हैं और सबसे अधिक 15 उम्मीदवार कैराना सीट पर हैं और सबसे कम 5 उम्मीदवार नगीना सीट पर हैं। चुनाव आयोग ने वोटर मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य विकल्प पहचान पत्रों, जिनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए आदेश दे रखे हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 सीटों के लिए बृहस्पतिवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही 6 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। अकबरपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले और हरदोई सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र से जयप्रकाश रावत, मिश्रिक लोकसभा सुरक्षित क्षेत्र से अशोक रावत ने नामांकन दाखिल किया है। वहीं खीरी में 2 और सीतापुर में 1 नामांकन हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में दर्ज सभी मतों को वीवीपैट पर्चियों से मिलान करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कल अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले शीर्ष अदालत ने कहा कि यह चुनाव प्रक्रिया है और इसकी पवित्रता कायम रहनी चाहिए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से बृहस्पतिवार को स्वदेशी तकनीक से निर्मित क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। DRDO ने बताया है कि परीक्षण के दौरान मिसाइल की सभी उप प्रणालियों ने आशा के अनुरूप प्रदर्शन किया। परीक्षण रेंज पर विभिन्न स्थानों पर तैनात रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और टेलीमेट्री जैसे कई सेंसर द्वारा मिसाइल परीक्षण की निगरानी की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए बधाई भी दी है। कोविड की भविष्यवाणी कर कानपुर के ITI के निदेशक मणिया ने कहा है कि अब ITI कानपुर के वो नए निदेशक होंगे। कल हरदोई में मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र और हरदोई सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया था और जिला निर्वाचन अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने इस बार कुछ नया करने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट परिसर को हरे, सफेद व नारंगी रंग के पर्दों से सजवाया है। जगह जगह सांकेतिक व वोटिंग से जुड़े फ्लैक्स लगे दिखलाई पड़ रहे हैं और कलेक्ट्रेट के चारों तरफ परिसर में नामांकन स्थल तक रेड कारपेट व उसके दोनों तरफ गमले हरियाली को दिखलाने के लिए और सुंदरता को दिखला रहे हैं। साथ ही इस बार नामांकन कक्ष में प्रतिनिधियों के लिए सोफे डलवाए गए हैं। यानी कि जिलाधिकारी का उद्देश्य ये भी है कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर हर आदमी को हरा भरा रखने, क्योंकि हरा जब हरियाली दिखलाई पड़ती है तो आदमी में एक उमंग होती है, उसके भी इंतजाम किए हैं। निर्वाचन आयोग के नियमों के चलते स्थानीय प्रशासन ने बैरिकेडिंग से लेकर नामांकन स्थल तक कड़े सुरक्षा के इंतजाम भी कर रखे हैं। अधिकारियों से लेकर कर्मचारी व नेता सभी सुरक्षा घेरे से गुजरे। पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस व महिला सिपाहियों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई। सुरक्षा के मद्देनजर नामांकन स्थल के आसपास सभी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए वीडियोग्राफी कराई गई है। नामांकन के अंदर भी कर्मचारी वीडियो बनाते रहे, जिससे हर गतिविधि कैमरे में कैद हो सके। 31 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हरदोई में जयप्रकाश, उषा वर्मा, मुन्ना लाल, शिव कुमार, ज्ञानी, इंद्रपाल पासी व ब्रह्मा प्रसाद कुल 7 लोगों और 32 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र मिश्रिक में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अशोक कुमार, नीलम सिंह, श्रीमती वंदना वर्मा, संगीता राजवंशी, मनोज कुमार राजवंशी, ललित कुमार कुल 6 लोगों ने नामांकन कक्ष में प्राप्त किए। नामांकन शांतिपूर्ण ढंग से हुआ
जिसमें गुरुवार को जयप्रकाश व अशोक कुमार ने नामांकन किया था। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की घोषणा कर दी है और जनपद में 31 लोकसभा क्षेत्र हरदोई और 32 मिश्रिक आंशिक लोकसभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र में 18 अप्रैल से निर्वाचन की अधिसूचना लागू हो गई है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में आम जनमानस के लिए टोल फ्री नंबर 1950 और 05852 यानी हरदोई का कोड और 234407 जारी किए गए हैं। आईपीडी भवन निर्माण में देरी होने का खामियाजा मरीजों को भी भुगतना पड़ रहा है और इससे स्ट्रेचर पर लेटकर मरीजों को इलाज करवाना पड़ रहा है। मरीजों को बेड के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। कार्यदायी संस्था काम पूरे होने का दावा कर रही है, लेकिन वहीं पर सब अधूरा पड़ा है। प्रधानाचार्य की ओर से अभी काम अधूरा होने की बात भी कही जा रही है। स्वशासी राज्य चिकित्सालय महाविद्यालय सोसाइटी में मरीजों को भर्ती करने के लिए अंततः रोगी विभाग का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य 31 मार्च तक पूरा होना था। लागत करीब 20 करोड़ के आसपास है, लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। मेडिकल कॉलेज परिसर में निर्मित भवनों को जल्द पूर्ण कराने के लिए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जिलाधिकारी MP सिंह से लेकर अन्य अधिकारी तक निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन अभी भी आईपीडी में मरीजों को भर्ती कर उपचार देने में अभी भी बहुत समय लगने की आशंका व्यक्त की जा रही है। हरदोई में विद्यालयों में अभिभावक हेल्प डेस्क अब बनाने के निर्देश दिए गए हैं। निजी स्कूलों की तरीके से अब सरकारी विद्यालयों में भी ये अभिभावक हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। कॉन्वेंट स्कूलों की तरह परिषदीय स्कूलों में भी ये डेस्क बनाई जाएगी। इसमें अभिभावकों को विद्यालयों में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी, इसके साथ ही बच्चों की शैक्षिक प्रगति भी बताई जाएगी, जिससे अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक हो सकेंगे और एक अपने बच्चे की शिक्षा के प्रति रणनीति भी वो बना सकते हैं। हरदोई के बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह का कहना है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं। शासन स्तर बच्चों के बौद्धिक विकास में अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए पहल की गई है। अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के प्रयास ब्लॉक स्तर पर किए जा रहे हैं। सभी स्कूलों में हेल्प डेस्क बनाने के लिए प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया गया है। हरदोई में सौंफ की खेती भी किसानों के लिए इस समय काफी मुनाफे का काम हो रही है और कम लागत में अधिक आय देने वाली सौंफ की खेती के प्रति किसान जो हैं वो काफी रुचि जता रहे हैं। आलू की फसल के साथ ही सह फसली के रूप में भी किसान सौंफ का रोपाई कर रहे हैं और किसानों का यह मानना है कि 1 बीघा में औसतन 70 से 80 हजार रुपए की भी इसमें कमाई हो जाती है। सौंफ की खेती कर रहे तुरिया गांव के किसानों का कहना है कि सौंफ की पौध आलू की एक लाइन छोड़कर रोप दी जाती है। आलू में लगने वाले खाद पानी से सौंफ की भी फसल तैयार हो जाती है। हरदोई में यातायात की समस्या बहुत विकट होती चली जा रही है। कल नामांकन शुरू होने के पहले दिन शहर में कई जगह जाम की स्थिति बनी रही, क्योंकि कई जगह डायवर्जन के आदेश दिए गए थे और भीषण गर्मी में लोगों को जाम की समस्या से लगातार मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। हरदोई शहर में कलेक्ट्रेट परिसर में कल नामांकन लोकसभा सामान्य निर्वाचन के लिए हो रहा था और नामांकन के कारण सोल्जर बोर्ड चौराहे से प्रेक्षागृह के प्रास तक का रास्ता बंद कर दिया गया और इसके साथ ही कई अन्य मार्गों पर भी लोगों को भटकना पड़ा। कचहरी पहुंचने वाले लोगों को भी काफ़ी परेशानी हुई, क्योंकि उनको काफ़ी घूम करके जाना पड़ा। हरदोई शहर में इस समय जाम की समस्या से निपटने के लिए कई सड़कों पर यातायात की समस्या बनी हुई है और प्रशासन का ध्यान लगातार इस ओर आकृष्ट भी किया जाता है। सिनेमा चौराहा हो, चाहे नुमाइश चौराहा हो, चाहे जिंदपी चौराहा हो, ये चौराहे कम चौड़े होने के कारण गुजरने वाले लोगों के लिए मुसीबत भी कभी कभी बन जाते हैं। रेलवेगंज हरदोई के दुलीचंद चौराहे से मंगलीपुरवा तक 2 शक्कर घी मैदा के 2 थोक विक्रेता इसके लिए जाम के लिए जिम्मेदार हैं और ये लोग कुछ लोगों की मिली भगत से वहाँ पर दिन में सड़क के ऊपर ट्रक या लोडर खड़े करके और उन पे लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं, जिससे जाम की समस्या रहती है और आम आदमी गर्मी में वहाँ घंटों खड़ा रहता है। दूसरी ट्रकें भी वहां से पास नहीं हो पाती, क्योंकि ये 2 ऐसे शक्कर घी मैदा के थोक विक्रेता हैं जो सड़क के ऊपर जाम लगाए रखते हैं, लेकिन इनके ऊपर अभी भी प्रशासन के द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे लोगों में काफी असंतोष रहता है। जलवायु परिवर्तन के कारण इस समय जो गर्मी बढ़ रही है, उसके चलते हुए बिजली की खपत भी बढ़ रही है। अप्रैल और मई में मांग बढ़ने की संभावना भी है। इससे इस बार गर्मी में बिजली उपभोक्ताओं को
परेशानी भी हो सकती है। इस बार मार्च में 99,965 मेगावाट बिजली की जिले में खपत हुई। अप्रैल और मई में खपत 1.5 लाख मेगावाट तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। हरदोई के एसडीओ केपी सिंह ने बताया है कि संसाधनों को दुरुस्त किया जा रहा है। जिले को नियमित आपूर्ति मिल रही है। गर्मी में उपभोक्ताओं को नियमित आपूर्ति मिले, इसके लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।